तो आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमें, रिवीजन करनी है अपने चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग की, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाता हूँ। टॉपिक्स तो भी क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले आज तो पढ़ेंगे कि डेटा होता क्या है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि डेटा और ऑर्गेनाइज डेटा में क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डाटा को हमारे पास रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, ठीक। और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये तीनों चीज़ें, और इस पर एक एक एग्जाम्पल अगर हमारे पास टाइम बचा तो, ठीक। वरना हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अगली वीडियोस में कराया जाएगा। बाकी अगर आपको इस सारे डेटा के जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, चाहे वो आपका डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जितने भी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें, और प्रोबेबिलिटी जनरली होता क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे डेटा होता क्या है, ठीक है। तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, या फिर कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसमें कुछ भी हो सकता है ना। कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन बाय द सर्वेयर और ऑब्जर्वर। तो जिस भी व्यक्ति ने कलेक्ट करा डेटा को उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेयर या ऑब्जर्वर, जिसने उस डेटा को क्या करा, कलेक्ट करा। अब हमने पहले क्या देखा था अभी, कि हमने क्या पता करना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा और ऑर्गेनाइज डेटा में क्या डिफरेंस होता है ना। तो सबसे पहले डेटा क्या हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल रहती है। लेकिन वही बात करें ऑर्गेनाइज डेटा की, तो ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसको आप अपनी रेलिवेंट यूज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने डेटा कलेक्ट करा है कि कितने क्रिकेट प्लेयर्स उन्होंने कितने रन बनाए हैं ना। जैसे मान लो कि ए है, उसने रन्स बनाए हैं 10,000 है ना, 100 मतलब मान लो 60 हाफ सेंचुरीज मारी है और 32 हाफ सेंचुरी मारी है, और मान लो 15 बार वो 0 पे भी आउट हुआ है, ठीक। तो ये हमने क्या करा, एक का सारा डेटा कलेक्ट कर लिया जो उसकी क्रिकेटिंग फील्ड से रिलेटेड है, ठीक। अब ये तो आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मान लो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या डेटा चाहिए कि उन्होंने रिसेंट ईयर में कितनी सेंचुरीज मारी है ना। रिसेंट ईयर्स में, यानी कि रिसेंट मान लो रिसेंट 5 ईयर्स की बात करें तो उन्होंने कितनी सेंचुरी मारी है ना। तो कितनी सेंचुरी मारी है हम क्या करेंगे, रिसेंट ईयर के डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और इसको सबको ऑर्गेनाइज करने के बाद सिर्फ इसको और इसको कलेक्ट करेंगे, और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हम कर देंगे अपने रेलिवेंस के हिसाब से, ठीक है। तो डेटा क्या है, जो कि आपके रॉ इन्फॉर्मेशन है, वो सारा आपका क्या होता है, डेटा होता है। और वही हम बात करें ऑर्गेनाइज डेटा की, तो हम उसको अपने बेनिफिट्स के लिए, या फिर कह सकते हो कि जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज डेटा हो जाता है, ठीक है। तो डेटा सबको समझ आ गया, ठीक। अब देखते हैं डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए आपके पास 3 टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो। तो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले और सबसे बेसिक आपका पिक्टोग्राफ। सबसे पहले क्या है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। तो हाउ टू कलेक्ट डेटा में सबसे पहला फॉर्म क्या है, पिक्टोग्राफ। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बाद में सीखेंगे, लेकिन कलेक्ट कैसे करते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन ही देख लो। और दूसरा क्या हमारा बार ग्राफ, तीसरा डबल बार ग्राफ, और लास्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है, पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ, या फिर पाई चार्ट, ठीक है। तीनों नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्या? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज पिक्टोग्राफ। अब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम परफॉर्म कैसे करते हैं? तो मान लो आपका क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो हर टॉपिक पे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पिक्टोग्राफ पे। तो पिक्टोग्राफ आप यूज़ कैसे करते हो? देखो, तो पिक्टोग्राफ में सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल में मानते हैं कि एक शॉप है जो कि डील करता है किसमें, है ना। शॉप है और वो डील करता है डॉल्स में। ठीक है, एक शॉप है जो डील कर रहा है किसमें, डॉल्स में, और उसको अपनी प्रीवियस ईयर की सेल्स जाननी है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर का सेल्स जानना है। तो मान लो ये प्रीवियस ईयर हम लगते हैं बेसिक डेटा कि पिछले 3 साल का, 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर सेल चाहता है। तो मान लो उसने 2024 में कितनी सेल करी, $500। ठीक, वही मान लो 2023 में उसने $250, और वही मान लो 2024 में $300 जो है उसने सेल करी। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊंगा, है ना। एक साइड तो मैं लिखूँगा ईयर्स और एक साइड का लिखूँगा पिक्चर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और यहाँ पे मान लो कि अगर मेरे को जो भी बनाना है, जैसे डॉल बनानी है तो डॉल बना देते हैं, है ना। ठीक, ये एक डॉल है। ठीक, और ये कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है? मान लो $50 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आपका 2024, ओहो यहाँ भी 24, यहाँ 22 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2022। ठीक, यहाँ तो सबको समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ आ गया दैट ये डॉल जो कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है, $50 को। तो मान लो आपका 2024 में सेल हो रहा है कितना, $500। तो हम ऐसे कितने डॉल्स बना देंगे, $10 बना देंगे। ठीक है, अब ड्राइंग पे हंसना है, ड्राइंग बहुत बुरी है। ठीक है, ऐसे करते करते आप कितनी बनाओगे, $10 बनाओगे। ठीक है, तो $10 बनाने के लिए ठीक है, तो ये 2 बन गई, ऐसी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे आप $10 बना दोगे तो कितने हो जाएंगे, 500, जो कि 2024 में सेल हुई है। वही सेम 2023 का आप क्या करोगे, 250 के लिए ऐसी $5 बना दोगे। ठीक है, और वही 2022 के लिए क्या करोगे, 300 है तो $6 बनाओगे। आपका जो डॉल्स का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नॉट सो मच रेलिवेंट फॉर आपका एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता है। जनरल इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा, क्या, बार ग्राफ, है ना। तो बार ग्राफ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ क्या करता है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एक तो आपका क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, दूसरा कि ये फॉर्म अ बार ग्राफ। आप कभी भी क्या करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए क्या करते हो, फॉर्म करते हो बार ग्राफ को। ठीक, अब बार ग्राफ फॉर्म करने के लिए इसकी जो विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। विड्थ कितनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक, वही हम बात करें कि इसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, रेलिवेंट टुवर्ड्स द वैल्यू, रेलिवेंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ डेटा। तो जो भी वैल्यू होगी डेटा की, उसके रेलिवेंट में उसकी हाइट जो है वो मेंशन करी जाएगी। तो आपका बार ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टू फॉर्म बार ग्राफ आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, एक तो विड्थ पे और एक हाइट पे। हाइट क्या करता है, रेलिवेंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ डेटा। मान लो अभी एग्जांपल करें तो समझ आएगा। और विड्थ क्या है कि जो भी आप बार बनाओगे, है ना, तो जो बार की विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए, सभी बार की विड्थ जो है वो
इक्वल रहनी चाहिए। तो ये और ये जो है बराबर रहना चाहिए। ठीक है, आपको सबको बार ग्राफ समझ आ गया। एक एग्जांपल बार ग्राफ पे भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डबल बार ग्राफ पे आएंगे। एग्जांपल है ना, मानते हैं कि एक स्टूडेंट है मिस्टर अनुज, ठीक है, स्कोर्स फॉलोइंग मार्क्स इन हिज रीसेंट एग्जामिनेशन। अपने रीसेंट एग्जामिनेशन में उसने कुछ मार्क्स स्कोर करे हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब मान लो कि उसने जो है मैथ्स में, ये तो हो गया उसका, एक मिनट, ठीक है, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स तो यहाँ तो लिखेंगे हम, चलो पहले एक बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट और यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, 4 सब्जेक्ट रखते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और हिंदी। ठीक है, तो मान लो मैथ्स में उसके आए हैं 70 मार्क्स, ठीक, साइंस में आए हैं 75, सोशल में आए हैं 65 और हिंदी में मान लो आए 85। ठीक है, तो उसके मार्क्स हैं। तब हम इसको मार्क्स को क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इन अ फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। तो आप क्या करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंगल बार ग्राफ बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये क्या है आपका, सब्जेक्ट्स और यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे आपको ये है ओरिजिन, यहाँ पे मान लो आपको ये आपका 20, ये 30, ये जो हाइट के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आपका डेटा खत्म। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट्स में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ्स, अगला साइंस। ठीक है, तो हम पहले मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 70, तो यहाँ से हम 70 तक का क्या करेंगे, बार बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या रहेगी, हर किसी से इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मैथ्स। ठीक, उसके बाद साइंस के लिए, साइंस में कितने मार्क्स हैं, 75, तो 70 और 80 के बीच में, जो कि आपका कितना रहेगा, इतना। ठीक है, तो आपका साइंस, तो फिर साइंस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस में कितने हैं आपके, 65, जो कि 60 और 70 के बीच में रहेंगे, तो वो। ठीक, और लास्ट में हिंदी में आपके 85 है, जो कि 80 और 90 के बीच में या कि अराउंड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने रफली बनाया इसलिए बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन आपको इस पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जो आपके बार की हाइट है ना, वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू को। ठीक है, और जो आपकी विड्थ है ये क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए हर बार की। तो बार विड्थ शुड बी इक्वल फॉर एवरी बार। ठीक है, तो जितने भी आपके बार्स हैं उनकी जो विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। उसके बाद जो गैप है, जो डिस्टेंस गैप है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो जो आपका गैप है, ठीक है, या फिर जो आपका ये वाला गैप है ना, और गैप्स भी क्या रहने चाहिए, गैप्स ऑल्सो शुड बी इक्वल।
है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो गैप्स ऑल्सो इक्वल एज डिस्टेंस टू ईच अदर, है ना। तो एज डिस्टेंस टू ईच अदर, तो एक दूसरे के डिस्टेंस को लेके गैप क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, आपका बार ग्राफ भी हो गया। अब आते हैं डबल बार ग्राफ पे। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ क्या करते हैं, ये भी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ना। ऑफ डेटा, लेकिन ये क्या है, इट इज़ बेसिकली सूटेड फॉर, इट इज़ बेसिकली सूटेड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट डेटा। तो जो दो डिफरेंट डेटा है उनके कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डेटा है, आप दो डेटा को कंपेयर करने के लिए, सेम काइंड ऑफ डेटा को कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, डबल बार ग्राफ बनाते हो। ठीक है, अगर डबल बार ग्राफ की बात करें तो कहाँ पे बनाऊँ, चलो ठीक है। तो डबल बार ग्राफ के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं, अनुज का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो अनुज ने फर्स्ट टर्म में क्या क्या स्कोर करा था, कोई बता सकता है रिसेंट एग्जाम में? फर्स्ट टर्म में उसने मान लो मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में और हिंदी में। मैथ्स में उसके 70 आए थे, इसमें 75 आए थे, इसमें 65 आए थे, और हिंदी में 85 आए थे। मान लो सेकंड टर्म में उसने प्रोग्रेस करा और सेकंड टर्म में उसके मैथ्स में आ गए 80 मार्क्स, साइंस में भी 80 और सोशल में भी 75 और हिंदी में उसके आ गए 95। ठीक है, तो उसका प्रोग्रेस अच्छा हुआ। तो अब मैं क्या कंपेयर करूँगा, फर्स्ट टर्म से उसका रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया है, डेटा देख के भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म में, तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, डबल बार ग्राफ बनाओगे। क्या करोगे, डबल बार ग्राफ बनाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये क्या रहेगा, ओरिजिन, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि क्या क्या है, मैथ्स, या फिर सब्जेक्ट्स हम बाद में जैसे जैसे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे वैसे वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आपके मैथ्स में कितने आए थे, 70 आए थे, है ना, जो कि आपका यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक, वही मान लो आपका सेकेंड टर्म में कितना है, 80, तो यहीं से आप क्या करोगे, इसको यहाँ से अलाइन करके बना दोगे। ठीक है, और इनको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए एक को प्लेन और एक में कुछ भी आप ड्राइंग कर सकते हो, जो कि आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स बना के कि ये आप मेंशन करो ब्लैंक वाला किसको, फर्स्ट टर्म को, और सेकंड वाला ब्लैंक जो है जिसमें आपने लाइनिंग करी है वो किसको मेंशन करें, सेकंड टर्म को। ठीक है, तो इससे आप क्या करो, कंपेयर करो डेटा को। और दूसरे सब्जेक्ट में भी सेम तरीके से आपका कितना 75 आया, तो यहाँ पे ये आपका किसका था, मैथ्स का, है ना। सेम तरीके से आप साइंस के लिए भी देखोगे तो 75 फर्स्ट टर्म में था, जो कि आपका कुछ यहाँ पे लाई करता है, और सेकंड टर्म में इसमें भी 80 आया, तो ये भी कुछ यहाँ पे लाई करेगा। और सेम तरीके से आपको इसको भी क्या करना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है पहले वाले बार से। ठीक है, सेम तरीके से आप तीसरा और चौथा भी करोगे। तो यहाँ पे आपका ठीक है, तो ये आपका किसका रहेगा, सोशल स्टडीज़ का, जिसमें कि आप फिर से यहाँ पे इसको बाइफरकेट करने के लिए लाइनिंग करके दिखाओगे। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले बार ग्राफ में भी लिखवा दी है, मेंशन करा दी है कि जो बार की विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, और उनके जो गैप्स है वो भी इक्वल रहना चाहिए, और जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सब्जेक्ट वैल्यूज़ का, यानी कि जितने भी आपने मार्क्स स्कोर करे उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन रहती है। ठीक है, तो लास्ट में आपका हिंदी बचा हुआ, तो हिंदी में आपने अच्छा स्कोर करा, मतलब आपने नहीं, अनुज ने अच्छा स्कोर करा, तो उसका भी आप बार ग्राफ बना सकते हो डबल बार ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप खुद से ड्राफ्ट कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, पाई चार्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी आज की वीडियो में कवर
शायद नहीं हो पाएगा, तो पाई चार्ट अच्छे से समझेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट पे आते हैं। पाई चार्ट क्या है? सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कह सकते हो आप कि ये क्या है आपका सर्कल ग्राफ की फॉर्म में आप डेटा को क्या करते हो रिप्रेजेंट करते हो। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन ना सर्कल और एट्रैक्टिव फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एट्रैक्टिव भी लगता है और ये एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है लेकिन सर्कल में। और यहाँ पे आपको इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, अब पाई चार्ट को बनाते कैसे? ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी है, परसेंटेज और डिग्री दोनों में से आपने जो भी चीज़ें कैलकुलेट करी है उसको ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक, अभी जो आपका परसेंटेज और डिग्री बनाने का कॉन्सेप्ट है यही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बनाओगे कैसे। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है और फॉर्मूला क्या है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो आपका परसेंटेज और डिग्री है इसका नाम क्या है? सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन, फिर सम ऑफ डेटा जो आपको मिला हुआ है, सम ऑफ डेटाज वैल्यू इनटू 360। तो जो भी आएगा वो आएगा आपका सेंट्रल एंगल। और उस सेंट्रल एंगल को क्या करोगे आप? सर्कल पे रिप्रेजेंट करोगे और वो आप फॉर्म कर लोगे वहाँ पे क्या? फिर पाई चार्ट। ठीक है।